नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेई और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की परीक्षा को लेकर के विरोध बढ़ता जा रहा है। परीक्षा में अब 10 दिनों से भी कम का समय बचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जेई मेन और नीट की परीक्षा आयोजित कराने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन परीक्षा को लेकर के मचा हुआ हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि छात्रों समेत कई राजनीतिक और बॉलीवुड की हस्तियां भी अब परीक्षा को स्थगित करने की मांग को कर रही हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि परीक्षा अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ही संपन्न होगी। तो परीक्षा को लेकर के हरियाणा में भी विरोध के सुर मुखर हैं और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ट्वीट करके परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। तो जेई और नीट की परीक्षा कराने के खिलाफ पूरा विपक्ष अब एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि जेई और नीट की परीक्षा को लेकर के जो विवाद है वो अब राजनीतिक होता हुआ भी नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर अभय चौटाला, इन सब की तरफ से इसको स्थगित करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको स्थगित करने से इनकार किया है और यह भी कहा गया है, एनटीए का पक्ष यह है कि परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता है और परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर के जेई और नीट की जो परीक्षा है उसको लेकर के पूरे देश के अंदर अब यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या कोरोना काल के बीच में इस तरीके से जो परीक्षा है वो होनी चाहिए या फिर नहीं। परीक्षा का शेड्यूल जेई का 1 से 6 सितंबर और नीट के 13 सितंबर ये परीक्षा का शेड्यूल है और इसी शेड्यूल के हिसाब से, इसी तय समय के हिसाब से जो परीक्षा है वो होंगी। ये बात अब स्पष्ट कर दी गई है। जेई के 660 और नीट के 3842 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षा होंगी। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो वो परीक्षा होनी है। मुझे ये अच्छा लगा कि देश के तमाम अभिभावकों ने और छात्रों ने उनके मेल, उनके सूचनाएं ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे मंत्रालय के उसमें जो हमारा एनटीए है उसको लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, छात्र का 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा और हमको लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया और इसलिए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को तो आपने सुना, लेकिन इस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, इसको भी सुनिए। नाम लेने की जल्दी हो रही है, जो जरा ना अपना जेई वगैरह होते हैं नहीं जेई और नीट के सही नीट के जबकि क्या स्टैंड है सर आपका? जबकि पार्लियामेंट बैठ नहीं पा रही है, असेंबली में कितने बैठ रहे हैं, बच्चों को एग्जाम देने से कैसे करेंगे? इसका जिनको वो करना चाहिए, रीशेड्यूल करना चाहिए, कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए।
तो कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष की बात को आपने सुना, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात हो या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि क्या जेईई और नीट की परीक्षा पर राजनीति हो रही है, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भी इस तरीके की जो बहस है वो छिड़ी है। अब कोरोना काल में परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है और आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जवाहर जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। संदीप गोयल जी, आपका बहुत स्वागत। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। और राज नेहरू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वीसी हैं विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के। राज नेहरू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जवाहर जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस समय ये चर्चा हो रही है, क्योंकि कोरोना काल है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, भविष्य भी है छात्रों का, उसको लेकर के भी परेशान, और उससे भी ज्यादा चिंता ये है कि उनकी जान की चिंता परवाह की जा रही है। अब किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि जेईई और जो नीट की परीक्षा है उसका आयोजन तो आप लोगों की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन सवाल व्यवस्थाओं को लेकर के उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे करवाएंगे और कैसे ये संभव होगा। आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, ये देश के लोगों ने ही चाहा था और तभी अनलॉक हुआ पूरा देश, और उसके बाद ये हुआ कि हमें वर्तमान में जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, इन्हीं परिस्थितियों के साथ जीना है और सुरक्षित होकर जीना है। तो जो जो सावधानी चाहिए उन सावधानी के साथ हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। अब छात्र क्या चाहते हैं? छात्र ये चाहते हैं कि जैसे उनका एडमिट कार्ड की डाला जाता है और ये इजाजत दी जाती है कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर लाखों जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि मैं परीक्षा दूं। खुद रमेश पोखरियाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको अभिभावक लगातार कह रहे हैं कि हमें बच्चे कब तक पढ़ेंगे। मुझे अपना उदाहरण आता है कि जब 12वीं की परीक्षा के कुछ पेपर रह गए थे, तो मेरे ही परिवार की मेरी सगी भांजी वो लगातार एक एग्जाम के लिए पढ़ती रही। कितना पढ़ेगी, और उसके 2 महीने बाद वो लगभग एग्जाम हुआ, तो जो उसने पहले तैयारी की थी और 2 घंटे केवल दिमाग का दबाव इसलिए रहा कि 12वीं की वो परीक्षा बाद में हुई। दूसरा, इसका निर्णय करेगा कौन जी? इसका निर्णय तो या तो शिक्षाविद करेंगे या छात्र करेंगे। तो 150 शिक्षाविद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं जी कि ये परीक्षा कराना जरूरी है, छात्र हित के लिए जरूरी है, देश हित में जरूरी है, परंतु सावधानी पूर्वक करानी चाहिए। जी जी। जो नेता जिनकी जिम्मेवारी होती है लोगों का खोया हुआ विश्वास लौटाए, वो अविश्वास पैदा कर रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो जी। देश का सुप्रीम कोर्ट तो ये कहते हैं कि इस परीक्षा पे पाबंदी नहीं लगा सकते, ये परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सरकार पर भी विश्वास है, और जो परीक्षा देने आएंगे छात्र वो इतने कुशल होंगे, इतने निपुण होंगे कि वो जो जो सावधानी बरतनी चाहिए उसको बरतकर अपनी परीक्षा देंगे। संस्था ने यह किया कि जिस कमरे में पहले 25 विद्यार्थी बैठते थे, वो संख्या घटाकर 12 कर दी। इसके अलावा जिन जिन परीक्षा देने वाले लोगों ने, विद्यार्थियों ने ये कहा कि मुझे अपना परीक्षा केंद्र बदलना है जी, उनके परीक्षा केंद्र बदल दिए गए जी। तो विरोध, एक लाइन और 1 मिनट और चाहूंगा मुश्किल से 10 सेकंड दीजिए जी। मैं कहता हूँ विपक्ष का विरोध तो यह है, मैं एक समाचार पत्र दिखा रहा हूँ आपको जी। इसमें विधानसभा में कल 2 बार डिबेट हुई जी। एक गीता बुक्कल जी ने की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका समर्थन किया जी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा ही विषय उनके एक विधायक ने रखा, नीरज शर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि शनिवार रविवार को जो बाजार बंद कर दी गए हैं वो खोलने चाहिए, उसका भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समर्थन किया। यानी कि कांग्रेस को पता ही नहीं कि वो विरोध किसका करना चाहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह कहा गया कि व्यक्ति अपने जीवन यापन की चीजें सप्ताह में 5 दिन खरीदे, वो कहते नहीं 7 दिन खुलनी चाहिए, और परीक्षा केवल 1 दिन होनी है, कुछ घंटे के लिए होनी है, वो होनी नहीं चाहिए। तो इससे पता चलता है कांग्रेस में राजनीतिक संकट है, बौद्धिक संकट है, उनको केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। बालमुकुंद जी, विरोध करने के लिए विरोध है आपके पास, या फिर आपको यह लग रहा है कि आपके पास भी कोई तार्किक आधार है, भाई क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? बालमुकुंद शर्मा जी। आयुष जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है सरकार,
और प्रवक्ता बीजेपी कह रहे हैं कि इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर इसके साथ जीने की आदत डालनी है तो शनिवार रविवार को बाजार क्यों बंद है, रेलवे क्यों बंद है, हवाई क्षेत्र क्यों बंद है, स्कूल कॉलेज क्यों बंद है, सिनेमा और बड़े बड़े मॉल क्यों बंद है, होटल रेस्टोरेंट क्यों बंद है, और अभी तक नाइट कर्फ्यू लगा है वो क्यों लगा हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जहां तक मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, न्याय नहीं हो रहा। न्याय होना और फैसले होने में बहुत फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मेरी नम्र निवेदन है, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना ही क्यों पड़ा, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आप ये मान के चलिए तो जीवन की कोई कीमत नहीं के लिए आप परीक्षा, हम ये नहीं कह रहे कि इसको सालों साल तक स्थगित रखना है। आप स्थिति देश के सामने प्रस्तुत करिए। हमारे प्रदेश में जैसे आपने देखा, मुख्यमंत्री खुद कोरोना से पॉजिटिव है, स्पीकर पॉजिटिव है, 7-8 विधायक पॉजिटिव है, हमारे बगल में पंजाब पड़ते 23 विधायक पॉजिटिव है, कई केंद्रीय मंत्री पॉजिटिव, खुद गृह मंत्री पॉजिटिव पड़े हुए हैं। तो क्या स्थिति, फैसले लेने वाले लोग कौन है? फैसले लेने के लिए लोगों, उनके सामने जो चुनिंदा लोग हैं, देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए, आम जन की जन सुरक्षा के लिए, वो फैसले किस बात के ले रहे हैं? एक आमदनी के लिए। आप एक बार बताइए, शनिवार रविवार को तो बाजार बंद कर रहे हैं कि कोरोना फैलाव रहा है, और बसों में 25 से 55 अलाउड कर रहे हैं कि किराया नहीं आ रहा, घाटे में जा रहे हैं। घाटे के लिए बस में तो 55 से कोरोना नहीं फैलेगा। और रविवार शनिवार को बंद कर दो, और वो भी बाजार बंद कर दो, शराब की दुकान खुली रख लो। वो तो हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने आवाज उठाई, थोड़े पुरजोर तरीके से हमने एजुकेशन किया, तब इन्होंने शराब के ठेके बंद की। तो नीति बनाने वाले लोग हैं हम, शासन वाले लोग हैं हम, प्रशासनिक लोगों के ऊपर बात देखने के लिए बनाया गया हमसे। हमारी जो प्रशासन को देखने के लिए शासन के लोग होते हैं। शासन एक तरह से, ठीक है, तो राजशाही नहीं रही, लेकिन एक तरह से राजा जैसे शासन चलाता था। ठीक है बाल मुकुंद जी, देखिए शासन प्रशासन पर हम लोग किसी दिन और बात कर लेंगे, लेकिन मुझे बताइए, सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जेईई नीट की परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए, अगर आपको विरोध है, उसका एतराज है, तो फिर होना क्या चाहिए, ये बताइए। मैंने आपको ये 10 चीजें गिनाई जो इन्होंने जीवन जीने, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आयुष जी, आप ये बताइए, आयुष जी, हमें ये फैसला सरकार को करना कि इसको और कुछ दिन के लिए, जब हमारे केस डाउन भी आएंगे, एक जैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और इस चीज का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सुनता रहता हूँ, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि पीक आने वाला है, अब अगस्त में हिंदुस्तान में पीक आ जाएगा, और पीक से जब डाउन आएंगे, आप देखिए, मैं दुश्मन की बढ़ाई नहीं करने उसमें नहीं जाता, लेकिन मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी है कि पाकिस्तान में बिल्कुल कम हो गए कोरोना केस, एक तरह से कंट्रोल हो गया उनका कोरोना। हमारे यहाँ कोरोना को कंट्रोल करने की सरकार को जोर लगाना चाहिए, ना कि परीक्षा करानी ना करानी, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, विवाद पैदा करना, ये निर्माण करना, वो निर्माण करना, वहां पत्थर लगाना, ये चीजों में नहीं। हमें कोरोना कैसे कंट्रोल हो, चाहे दोबारा लॉकडाउन लगाओ, ये चाहे दोबारा कर्फ्यू लगाओ, लोगों को रिजल्ट ये दिखाओ, लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोरोना को किस तरीके कंट्रोल करना, उसके बाद हो जाएगी परीक्षा। और मैं ये कहता हूँ, जैसे ये बार थे, कितने अभिभावक हैं, कोई इन्होंने रायशुमारी कराई कि 1 साल खराब होने में अभिभावक सड़कों पर आ गए, किसी ने एजिटेशन किया पेपर होने चाहिए, किसी ने मांग रखी पेपर होने चाहिए, ये अपने आप ही बना रहे कि हमें कितनी आमदनी कहाँ से होगी। चलिए ठीक है, संदीप जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। संदीप गोयल जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि भाई अगर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी साथ में बताइएगा, और बाकी आपको क्यों लग रहा है कि ऐसे दौर में ये परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखिए आयुष जी, मैं तो इस मुद्दे पर यह कहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं थी, ना ही वो सरकार सीरियस थी। आप देखिए ये बात कि 25 मार्च को हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन होता है, उस समय मरीजों की संख्या लगभग 200 से 250 होती है, और परीक्षा की तिथि अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई 3 या 4 मई के आसपास थी, शेड्यूल थी, और उस समय मरीजों की संख्या 200 से 250 थी, तब परीक्षा आपने रोक दी। अब जब मरीजों की संख्या 30 लाख हो चुकी है, अब आप उस परीक्षा को करवा रहे हैं, आप सरासर स्टूडेंट के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ जाने वाले पेरेंट्स के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज देखिए विधानसभा के अंदर जहां सब कुछ सैनिटाइज है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सभी विधायकों को सभी सुख सुविधाएं और वो प्रिवेंशन दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार के लोग सदन में भागे कोरोना का बहाना देकर कि जैसे कोई कोरोना महामारी सदन में आने वाली है। अब क्या 30 लाख स्टूडेंट्स के साथ
कम से कम 2 उनके घर के सदस्य है, 60 से 90 लाख आदमी हिंदुस्तान में इधर से उधर जाएंगे, जो ट्रेवलिंग करेंगे, ट्रेवल हिस्ट्री रखेंगे और बाहर का खाना खाएंगे, बाहर उनको रुकना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप एग्जाम लीजिए, लेकिन एक रिसोर्स बढ़ाइए। आप सरकार रिसोर्स बढ़ाने के नाम पे क्या जेई के सेंटर बनते हैं, लगभग 570 के करीब, उनकी संख्या बढ़ाई केवल 660 तक की है इन्होंने, और नीट के सेंटर बनते थे 2546, जिनकी संख्या बढ़ाकर 3543 किए। आपको कई 100 गुना इन सेंटर्स को बढ़ाना चाहिए था। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पर वो स्टूडेंट संबंधित है, हेडक्वार्टर के ऊपर उसके सेंटर बनाने चाहिए थे। आयुष के आज देखिए स्कूल खाली है, सरकारी स्कूल खाली, प्राइवेट स्कूल खाली, यूनिवर्सिटी खाली, कॉलेजेस खाली, कहीं पर भी स्टूडेंट्स को बैठने की कोई कमी नहीं है, कोई मजदूरी बंदिश नहीं है। आप एक स्कूल के एक रूम के अंदर 5-5 छात्र भी बिठाएं तो हमारे देश में लाखों स्कूल है, छात्र मात्र 26 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। अगर आप उनको डिवाइड भी करें, देश में 5 लाख कमरों की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख कमरों में आप 1 लाख स्कूल भी, मैं तो कहता हूँ कि 50,000 स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, कॉलेजेस की पड़ेगी। और हिंदुस्तान में लाखों स्कूल हैं, क्या उन सेंटर नहीं बन सकते? क्या देश के बच्चों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही सरकार? ठीक है। दूसरी बात साकेत जी, आप देखिए, मैं एक चीज आयुष जी मैं दूसरी चीज और कहूंगा। आज हिंदुस्तान के 734 जिलों में से 335 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। वो बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे मिलेगी? किसी प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति है, उनको ट्रेन नहीं मिल पाएगी, बस भी नहीं मिल पाएगी, दूर दूर सेंटर मिल पाएंगे। हरियाणा के अंदर भी 2 सेंटर है आयुष जी, गुरुग्राम और फरीदाबाद, वहाँ सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस हैं। हमारे बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है, हमारे बच्चों को हमारे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सब डिवीजन के ऊपर क्यों नहीं सेंटर बनाए जाते? क्यों नहीं वर्चुअल एग्जामिनेशन किया जाता? ऑनलाइन उनके टेस्ट करवाए जाए उनके नजदीक नियरेस्ट सेंटर पर। इसका मतलब आपको अपने सेंटर्स पे, अपने स्टाफ पे, अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, उनकी ईमानदारी पे शंका है। आप दूर दूर सेंटर कर रहे हैं उनके। ठीक है संदीप जी, आपकी बात का भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन राज नेहरू जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। राज नेहरू जी, आप तो वीसी हैं विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के, और मुझे लगता है कि थोड़ी राय आपकी और इन लोगों से इतर होनी चाहिए। देखिए, 2 तरीके की चीजें हैं, एक तो व्यवस्था को लेकर के सवाल हैं, दूसरा लोगों को इस चीज की भी फिक्र है कि अगर संक्रमण यहां से फैलता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मौजूदा जो इस समय दौर चल रहा है, जिसमें जो संक्रमण है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, रोजाना 60,000, 65,000, 70,000 का जो आंकड़ा है संक्रमितों का हो, उन सब के बीच में इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन, क्या आपको लगता है कि यह सही समय है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो आपने संक्रमण की बात की है कि अगर देश की आज की रिकवरी रेट देखेंगे, 75% से ज़्यादा हमारी रिकवरी रेट है भारत के अंदर इस समय पे, यानी 3.5 से 4 टाइम्स ज़्यादा रिकवरी है बनस्बत के संक्रमण के। और साथ साथ में अगर आप देखें, जो डिक्लाइन रेट है वो भी 11% से करीब 7.5 साढ़े 6% पे आया। तो इसलिए इन आंकड़ों को भी हमें ज़रा करीब से देखना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा की बात है, जो शिक्षा अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें इक्वलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जो परीक्षा है इसमें इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें इक्विटी के आधार पर लोगों का अवलोकन होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़ती है, उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, और ये कॉम्पिटेंस की एक रिफ्लेक्शन है। आज हम जानते हैं देश भर में जो सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, बच्चे नॉर्मली सेमेस्टर सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करते, और हमारे जो सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम भी हैं वो वेरी करते हैं हर इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन तक। और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि एंड सेमेस्टर पे जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते हैं उसमें हम वो अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट्स करें। अब अगर आज की डेट में आप बच्चों को एवरेज के आधार पर उनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स में प्रमोट कर दोगे तो ये एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी होगी उन बच्चों के साथ भी जो बच्चे वास्तव में प्रिपेयर करके अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये हमें, मुझे लगता है ये उनके साथ भी एक भेदभाव होगा।
मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में हमें होगा। मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा देश है और हम ट्रेंड सेटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमें अपने एकेडमिक क्वालिटी को और एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को गिरने नहीं देना चाहिए। पूरे देश में अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 भी हो लगभग हो ही गया है और इन अनलॉक्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। मुझे लगता है पूरा देश, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, लाखों, मतलब आज की डेट में मिलियंस ऑफ, मेरे हिसाब से करीब 40-50 मिलियन लोग रोज ऑफिस जाते हैं, रोज ऑफिस से घर आते हैं। तो हमें अपने बच्चों में भी ये जो फियरलेसनेस है, ये फियरलेसनेस को इनकलकेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी जो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और हर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ तक भी कहूँगा अगर एग्जाम्स को थोड़ा सा रिव्यू करें कि उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है उसको कम कर दें, ताकि उस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मल्टीपल सेशंस में बच्चों के एग्जामिनेशंस कंडक्ट हों। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन को हमें उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हमें एक बार पुनः इसके बारे में विचार करना चाहिए। बिल्कुल जवाहर जी, देखिए बहुत बेसिक सी बात है और क्योंकि अभी इससे पहले भी मैं एक जगह चर्चा में था, वहां पर भी ये सवाल उठा कि जब भाई देश के गृह मंत्री को कोरोना हो जाए, अपने यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, जब इतना व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के मन में चिंता तो है। अगर बच्चे परीक्षा देने के लिए निकलेंगे तो जाहिर बात है उनको ट्रैवल भी करना होगा, संक्रमण होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वजह से सवाल विपक्ष उठा रहा है। जवाहर जी, फिर तो आपको भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो मेरे मित्र इस समय राजनीतिक इस परिचर्चा में, डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, क्या वो अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते? मैं इसको बताता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा, एक मेरे मित्र गिना रहे थे कि पहले इतने पेशेंट थे, अब इतने हो गए, उस समय ये खोल रहे हैं, तब बंद कर दिया। तो मित्र को बताता हूँ, तब एक भी पीपी किट भारत में नहीं बनती थी। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया और पीपी किट दूसरे देशों को भेज रहा है। लॉकडाउन का ये लाभ हुआ। जब कम संख्या थी तो भी लोगों के ये आते थे फोन की, भाई कहीं भी हमारे पेशेंट को एडमिशन दे दीजिए। आज किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास कोविड के पेशेंट के एडमिशन के लिए फोन नहीं आते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई कि सबको एडमिशन मिल जाता है। तो ये तैयारी का लाभ हुआ कि आज आपको बीमारी। और जहां तक बात है आपने गृह मंत्री की, तो यूरोप के तो देश के प्रधानमंत्रियों को भी हो गया। ईरान में तो राजनयिक की मृत्यु भी हुई। परंतु आप क्या देश को चलाना छोड़ देंगे क्या? अब मेरे मित्र की बात पर आता हूं। इनेलो में तो देखिए संभव है, क्योंकि इनके एक विधायक है। ये अपनी मीटिंग, विधायक की मीटिंग एक ही व्यक्ति ने बैठना है, वो बैठ के एक कमरे में कर सकता है। जो ये भाषण दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि 5 लोग बैठाओ कमरे में, इतने बैठाओ। मेरे कांग्रेसी मित्र बताएंगे क्या? जब अभी विधानसभा का सत्र हुआ, उससे एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने पार्टी के विधायकों की मीटिंग कराई, तो क्या 5-5 विधायक अलग अलग कमरे में बैठे थे क्या? उसके फोटो सभी अखबारों में चले और आपके चैनल में चले। सारे के सारे एक ही कक्ष में थे। क्या विधायक की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कीमत है। हर एक भारतीय के जीवन की कीमत है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो साधारण कर्मचारी हो, चाहे मनरेगा के तहत आने वाला गरीब हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक तो कोरोना हो जाए, परंतु एक विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए? फिर ये क्यों इन्होंने आदर्श प्रस्तुत क्यों नहीं किया कि ये ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अपने सभी 30 के 30 विधायकों को अलग अलग कमरे में बैठाते और उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक के पास जाकर विचार विमर्श कर लेते? तो ये तुगलकी जो राय होती है, फरमान होता है, उसका हर्ष राशि होता है, जैसा कांग्रेस का हो रखा है। अब मैं बात करता हूं कि इसके ऊपर निर्णय कौन लेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं आपको। देरी के होंगे गंभीर परिणाम। कौन कह रहा है ये? प्रोफेसर वी राम गोपाल राव, निदेशक आईआईटी दिल्ली। वो ये कहते हैं आईआईटी समेत सभी कॉलेजों के एकेडमिक कैलेंडर में होगी देरी, लाखों छात्रों का साल खराब होगा। आईआईटी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में हजारों सीटें खाली रहेगी, अगले साल सीटें बढ़ेगी नहीं, कई होनहार दाखिले से वंचित रह जाएंगे। 6 महीने की देरी हो चुकी है। सितंबर में परीक्षा हुई तो दिसंबर से ऑनलाइन सत्र शुरू हो सकते हैं।
यानी कि वो भी सकारात्मक सोच रहे हैं। वो कहते हैं पहले ही बहुत लेट हो गए, अगर अब दिसंबर से होगा तो इसको ऑनलाइन कराकर हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो जिसको देश की चिंता है उनके विचार तो ये है जो प्रोफेसर रामगोपाल जी दे रहे हैं। जिसको अपनी राजनीतिक पार्टी कैसे बढ़े, तो वो ऐसी टुकली की विचार आएंगे कि एक कमरे में कितने बैठे थे, खुद बैठेंगे 30-30, परंतु छात्रों को बैठाएंगे 5। उसके बावजूद भी ये लगा कि कोरोना में एक सामाजिक शारीरिक दूरी बननी चाहिए, तो 25 से संख्या को 12 किया गया है ना। अगर ये विचार होते सकारात्मक तो हमारा विरोधी भी अगर हमें अच्छा विचार देगा तो हम निश्चित रूप से मानेंगे। अच्छा, राजनेता की माननी या जो छात्र परीक्षा देंगे उनके अभिभावकों की माननी, हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लगातार अभिभावकों का मुझे ट्विटर के माध्यम से, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, व्यक्तिगत रूप से, फोन के माध्यम से मेरे विभाग में लगातार कहा जा रहा था कि परीक्षा लीजिए। तो साहब परीक्षा लेनी चाहिए। और इससे पहले मुझे भी याद नहीं, जब रमेश पोखरियाल जी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 2 इतनी ही बड़ी परीक्षाओं का उदाहरण भी दिया था जो हो चुकी, और किसी भी परीक्षा केंद्र के कारण परीक्षा देकर कोई भी विद्यार्थी संक्रमित इस आधार पर नहीं हुआ कि वो परीक्षा देने गया था। तो क्या आप अपने देश के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करना चाहते? राजनीति करनी चाहिए, हम भी करते हैं, हम भी विपक्ष में रहे हैं, परंतु राजनीति का स्तर कहां लेकर जाना, मुझे लगता है इसको मेरे मित्रों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इन्होंने अपनी भावनाएं राजनीतिक स्तर पर कह ली, इन्होंने उसका दूसरा उनका विकल्प था कि अपनी भावनाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कह सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को भी कह चुके। तो मेरे मित्रों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब इनको भय का माहौल पैदा ना करके इनको ये जारी करना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे वो INLD हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो ये कहे कि अभिभावक को घबराने की जरूरत नहीं, छात्र ये दूरी के साथ परीक्षा देने जाए। क्या परीक्षा में करना और क्या नहीं करना, मुझे लगता है अगर इसके प्रचार प्रसार पे अपना सकारात्मक इस देश के युवाओं को देंगे तो वो इनकी भी तारीफ करेगा, और मैं भी खुले मन से अपने विरोधी मित्रों की तारीफ करूंगा। तो मुझे लगता है राजनीति छोड़ देनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका, परंतु अगर आप दोबारा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आपका स्वागत है। मेरा मानना है उसके बाद भी निवेदन है, अभी परीक्षा में समय है, अगर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय का इस पक्ष में निर्णय आ सकते हैं। जैसे मैं सर्वोच्च न्यायालय समाचार पत्रों का अध्ययन कर रहा था, उसमें सोनिया गांधी जी के दोबारा स्टेटमेंट थे, हम फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। मुझे लगता है उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आपने ट्रिपल तलाक में नहीं किया था, आपने सामानो केस में नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं तो न्यायालय का सम्मान करना सीखे, मेरा आग्रह और निवेदन है। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए। मेरे को इनकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन जितना मेरे को सुना है उस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, ये बहकी मोल की बात करें। बहका मोल या तो कोरोना ने फैलाया है कि वो एक तरह से तेजी से फैल रहा है, या सरकार ने फैलाया है कि वो उसको कंट्रोल करने में निष्काम रही है, फैल रही है। बहका मोल तो इन दोनों लोगों ने फैलाया। कांग्रेस का तो कोई बहस लेना देना नहीं है, जमीनी हकीकत कांग्रेस जरूर बताना चाहेगी। हमारे लिए मानवीय मुद्दे है, मानवीय जीवन कीमती है। मैं ये कहता हूँ, जब इन्होंने नोटबंदी करी, जब सैकड़ों लोग लाइन में लग के मरे, सरकार की संवेदनाएं जब भी खत्म थी, और जितना लंबा भाषण अभी जवाहर जी ने दिया है, अगर मैं कोई के जवाब देना लगूंगा तो ये बाद में कहते हैं कि वो पर्सनल बात करते हो, आपसे तो हमारी नाराजगी है, हम तो बोलेंगे नहीं आपसे, उसको ये पर्सनल मान के चलते हैं। अब बहका मोल आप ये बताइए, भाजपा ने फैलाया या कोरोना ने फैलाया? कि कोरोना के 70,000 केस रोज आ रहे हैं तो लोग बहके मोल में जी रहे हैं। सरकार बिल्कुल फेलियर है सरकार का। सरकार WHO से पैसा ले रही है इसके एवज में, लेकिन काम कोई कर नहीं, आप जमीनी सतह पर दिखाई नहीं रहा। तो बहका मोल तो या सरकार बना रही है या फिर कोरोना की वजह से है। कांग्रेस या विपक्षी दलों का तो इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं केवल कि हमारे दूसरे साथी ने भी कहा, उससे भी मैं कहीं न कहीं सहमति जता देता, लेकिन वो स्थिति भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे विधानसभा में बैठने की कैपेसिटी 90 के बाद, होने के बाद, पूरा सैनिटाइज करने के बाद, फिर भी आज संभावना ये आ रही है, 2-4 विधायकों से हम संपर्क में हैं, वो ये कह रहे हैं कभी हमें कोरोना हो जाए, इतने खुले जगह में सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतने बड़े राजनेता आज हमारे प्रभावित है पॉजिटिव हुए में,
तो क्या इन्होंने इस सामाजिक बाल दूरी मुकुंद का जी देखिए इसका ठीक है, आप राजनीतिक पालन बातें किया मत मानिए, लेकिन उन पेरेंट्स की तो बात मानिए ना जो कह रहे थे, जिन्होंने शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा कि होना चाहिए, सेशन नहीं खराब होना चाहिए। आईआईटी के प्रोफेसर अगर यही बात कह रहे हैं, वहां से भी ये बातें उठ रही हो, शिक्षाविद भी इसी बात को कह रहे हो, तो भाई कोई तो बात सही कह रहा होगा ना। छात्रों के भविष्य का भी तो सवाल है ना बाल मुकुंद जी। आ रहा हूं मैं, जवाहर जी आ रहा हूं, एक सेकंड जी। बाल मुकुंद जी, आईआईटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं दिल्ली में, कुमार सुप्रवीण जी, हमारी उनसे बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम आकर के आपके पास ऐसे बैठ जाते हैं। और उसके बाद हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों से बात हुई है। डॉक्टर शर्मा एचओडी डिपार्टमेंट के हेड हैं। मैं ये कहता हूँ कोई भी आप एक सिंगल पत्र जारी कर दें कि ये अभिभावकों ने मांग रखी है। आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, कितने अभिभावकों ने इनको मांग रखी, कोई मांग रख ही नहीं रहा जनाब। मैं ये दावे के साथ जवाहर जी क्या कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से? मैं संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। जवाहर जी देखिए एक तो मेरे मित्र ने ये नहीं बताया कि एक कमरे में इनके 30 विधायक। जी राज जी आऊंगा मैं आपके पास भी, एक एक करके। जवाहर जी जल्दी से कंप्लीट करें। एक कमरे में इनके 30 विधायक कैसे बैठ गए, नंबर एक। दूसरा मैं कहना चाहता हूं इनकी चिंता वाजिब हो सकती है, परंतु एनएसयूआई के छात्रों ने कल जिस तरह का दिल्ली में प्रदर्शन किया, उनके मुंह पे मास्क नहीं थे, वो एक शरीर से शरीर उनके भिड़े हुए थे, तो क्या उन छात्रों की चिंता नहीं है जिनको एनएसयूआई ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया? तो आप उदाहरण तो ठीक, उस समय इनके सैकड़ों छात्र कंधे से कंधे भिड़ाकर एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, बैरिकेड तोड़ रहे थे। क्या उन छात्रों को कोरोना नहीं होगा? क्या केवल नहीं? ठीक है जवाहर जी, देखिए ये तस्वीरें कई और भी आई और कई और प्रदेशों से भी आई तस्वीरें, उस पर भी मैं जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन ठीक है इस बीच में संदीप जी आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। संदीप जी आपने जो बात कही उसका जवाब दे रहे थे जवाहर जी, मैं चाहूंगा कि आप भी जवाब दें। देखिए आयुष जी, मैं जवाहर जी की आवाज को सुन नहीं पाया, लेकिन जो बात मैं समझ पाया आपने उठाई पेरेंट्स की बातों को लेकर, सरकार की बातों को लेकर, जिस प्रकार से गुणगान जवाहर यादव जी ने किया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी एजेंसी, ऐसी कौन सा न्यूज़पेपर, किसमें आया था कि वो एक ओपिनियन पोल हुई हो स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की एग्जाम कराना जरूरी है, उतने उस सबसे ज्यादा लोगों ने हाँ भरी हो कि एग्जाम करवाओ। दूसरी बात, सपोज करो पेरेंट्स चिंतित हैं, मैं मानता हूं कि पेरेंट्स चिंतित हैं बच्चों के भविष्यों को लेकर, आने वाले उनके सफल उज्जवल कैरियर को लेकर उनके मन में शंकाएं हैं, आशंकित है, उनके भय है कि एक साल खराब ना हो। परंतु आयुष जी उसके साथ साथ वो सभी पेरेंट्स इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि इस परीक्षा के दौरान कहीं वो और उनका परिवार कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। इस चिंता की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? वो खुद तक तो चिंतित रहते हैं, इनको ये नहीं पता कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कोरोना पेशेंट है, 6 अन्य मंत्री पेशेंट है, सांसद 2-3 पेशेंट हैं, यूपी के अंदर 2 मंत्री अपनी जान दे चुके हैं, कई अन्य मंत्री एमएलए भी इस हिंदुस्तान में संक्रमित हैं। क्या ये आम हिंदुस्तानी बच्चे क्या हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी नहीं है? और एक और बात साकेत आयुष जी, मैं एक चीज बड़ी रखना चाहूंगा, पेरेंट्स की अपनी एक मजबूरी है, उनको चाहिए कि भाई बच्चों का एग्जाम कराओ, परंतु इसके साथ साथ मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सरकार की क्या प्लानिंग रही? सरकार की प्लानिंग टोटली फेल रही। सरकार थाली ताली बजवाने में व्यस्त रही, ना कोई वैक्सीन डेवलप कर पाई, ना जो आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं स्टूडेंट्स की हैं, आम आदमी की हैं, किसानों की हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया। क्या इन्हें अप्रैल में मार्च में नहीं पता था कि 1 हफ्ते के बाद परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को हमने कितने समय में निकालना है, वो कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होना है, कब वो कैलेंडर ईयर खत्म होना है, अगर एक सेमेस्टर का लॉस होगा तो दूसरे सेमेस्टर तक कैसे जाना है? इन्होंने इस चीज की कोई प्लानिंग नहीं की। एक चिंता इनको आज जरूर सता रही आयुष जी, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई की सीटें पेड सीटें हैं, डोनेशन बेस्ड सीटें हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपयों का एक ऐसा माफिया काम करता है, जिनको आज उन करोड़ों अरबों रुपए की कमाई की चिंता है। शायद उस दबाव में सरकार ये काम, एक नया आरोप भी आया है, जवाहर जी समय इसका जवाब ले लूंगा, ठीक है, लेकिन राज जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जहाँ तक शिक्षा और परीक्षा की बात है, इसको अगर हम राजनीति से थोड़ा बाहर रखें और उस बाहर रख के सोचें, तो आप एक कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक आज परीक्षा की बात है, अगर आप भारत के अंदर, मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ जो बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट से पूछें तो वो वास्तव में परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
इसका जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में उनकी एडमिशन्स के ऊपर पड़ सकता है, उनके जॉब्स के ऊपर पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करके अपनी सर्टिफिकेट्स लेके कंपनीज के अंदर जाएंगे या जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर स्कोर्स के अंदर एवरेज स्कोर डला हुआ होगा तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी और उनके जॉब्स के लिए उनको प्रॉब्लम आ सकती है। यही नहीं, जो बच्चे भारत में या भारत से बाहर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको उन सर्टिफिकेट्स के आधार पर एडमिशन्स मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जहां स्कॉलरशिप्स क्लेम करनी होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या रिकॉग्निशंस क्लेम करनी होती हैं, बच्चों को उनमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं। जहां अभी बहुत लोगों ने कहा कि एग्जाम्स करना बहुत मुश्किल है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशंस ढूंढना ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है। और आज भारत ने बहुत सारी परिस्थितियों में हर राज्य ने अपने अपने तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशंस डिप्लॉय किए हैं और इस कोविड की महामारी को हैंडल और टैकल करने के अपने तरीके ढूंढे हैं। मुझे लगता है कि जो लेकिन राज जी, लेकिन इस समय जरूरी ज्यादा क्या है राज जी? देखिए ठीक है राज जी, ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने बताया, लेकिन इस समय जरूरी ज्यादा क्या है भाई? छात्र का हमको भविष्य देखना है या फिर छात्र की जान की हमको सुरक्षा करनी है? ये प्रायोरिटी कौन सेट करेगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, बिल्कुल सवाल ये है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, पिछले 15-20 दिन पहले ही कर्नाटका इंजीनियरिंग ने अपने एग्जाम्स कंडक्ट किए पूरे देश भर में। हमारे YMCA फरीदाबाद में उनके एग्जाम्स हुए। 700 से ज्यादा बच्चों ने एक दिन में अपने एग्जाम्स को देने के लिए। बच्चों की नंबर देखें पूरे देश भर में करीब 34 से 40 मिलियन के करीब बच्चे हैं। ये आज कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, पूरे कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है। जब आपको एग्जाम्स कंडक्ट कराने की व्यवस्था करने के लिए आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइजेशन, ये जो बेसिक प्रक्रियाएं हैं, ये आज केवल भारत में नहीं दुनिया भर में काम चल रहा है। इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ऑफिसेज चल रहे हैं और हर एक को ये ध्यान रखना है कि बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आप बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। आप देखिए, आप भी तो काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, आपकी क्रू मेरे पास आके बैठी हुई है, ये काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के माइंड में इस फियरलेसनेस को इनकलकेट करें, फियर इनकलकेट न करें, हम उन्हें प्रिपेयर करें कि भाई आपने घर से बाहर अगर निकलना है, ये 5 चीजों का ध्यान। बिल्कुल राज जी, देखिए ये जरूरी है, इसीलिए मैं शुरुआत से इसी विषय पर, इसीलिए बार बार डिबेट इसी विषय पर भी होती है कि भाई ये बैलेंस बनाना है और ये बैलेंस बना के ही चलना है, लेकिन उसका भी रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। संदीप जी बहुत जल्दी से बात कंप्लीट करें। जवाहर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए आयुष जी जिस प्रकार से बातें टीवी चैनल पे हम बैठे हम काम कर रही हैं, ठीक इन्होंने कह दी, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं, पार्लियामेंट हमारी नहीं बैठ पाई, हाई कोर्ट के अंदर फिजिकल हियरिंग नहीं हो पाई, वर्चुअल हियरिंग हो रही है। अगर इनको इतनी एग्जाम कराने की चिंता है वाइस चांसलर साहब को, तो इनको सुझाव देना चाहिए था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि आप क्यों नहीं स्टूडेंट की सेंटर्स की संख्या बढ़ाते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं मनाही नहीं की कि आप सेंटर ना बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मनाही नहीं की कि आप वर्चुअल एग्जाम ना कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि एक रूम में आप 5 स्टूडेंट्स की सीटिंग का प्रबंध करें। आप उन चीजों को तो मान ले तो जो सरकार कहती है, लेकिन आपने स्टूडेंट्स के जान को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुछ तो स्टेप उठाएं, कुछ तो अपना जमीर जगाएं, युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को तो सोचें कि उनको कम से कम वर्चुअल एग्जामिनेशन की परमिशन। ठीक है, चलिए एक एक करके जवाब लेंगे, एक एक करके जवाब लेंगे। आयुष जी एक बात है, हमारे देश में 734 जिले हैं, 25-26 लाख स्टूडेंट हैं। अगर बसों की एवरेज निकाले तो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 से 5 हजार बच्चे जाएंगे। बसों की संख्या कितनी है? आप कहीं आधी बस चला रहे हैं, कहीं पूरी नहीं चला रहे। कौन सेंटर तक जा पाएगा? ट्रेन में कौन जा पाएगा? तो दिल्ली जहां 1,70,000 पेशेंट है। मैं जवाब लेता हूं, जवाहर जी से जवाब लेता हूं। जवाहर जी देखिए, जब मैं कहता हूं एक सामाजिक डिबेट पर जब आप राजनीति करते हैं तो कुतर्क ही आते हैं, और इसलिए फिर ये कुतर्क आता है कि देखिए अभी तक इन्होंने वैक्सीन बना के क्यों नहीं दी। पूरा विश्व उसके लिए लगा हुआ है, देश का हर एक वैज्ञानिक पूरा विश्व एक इसमें लगा हुआ है इस आपदा से निकलने के लिए, और ये मुझसे पूछ रहे हैं देखो इन्होंने अभी तक वैक्सीन निकाल कर क्यों नहीं दी, बना के क्यों नहीं दी। तो इससे पता चलता है कि हम किस खोखलेपन की तरफ जा रहे हैं।
अब मेरे मित्र को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर 25 से संख्या 12 की आदि की है तो वो उनको दिख नहीं रहा, और यहाँ हमने दोबारा से बसों की संख्या में जो सवारियों की संख्या पहले कम थी वो फुल कैपेसिटी पे चलानी शुरू कर दी। जब चंडीगढ़ से नई दिल्ली से चंडीगढ़ जब फ्लाइट शुरू हुई, शुरुआत में मैंने फ्लाइट से ही आना जाना रखा, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें यह था कि फ्लाइट में जाना ज्यादा सुरक्षित है। उसी एक इस वैज्ञानिक के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं गाड़ी से न जाकर फ्लाइट में गया। उस समय टिकटें भी 1200-1500 रुपए में आ रही थी, मुझे वो आर्थिक रूप से भी सस्ती पड़ रही थी। साहब मैं ऐसी सीट पे बैठ के गया जहां तीनों की तीनों सीटें फुल थी। मेरा ये अनुमान था, फिर उसके बाद भी मैंने यात्रा नहीं छोड़ी। 4-5 यात्राएं मैंने तब लगातार की जब तक मुझे ये लगा कि फ्लाइट में यात्रा करना सुरक्षित है और आर्थिक रूप से मुझे वो सस्ती पड़ रही है, क्योंकि सारी की सारी टिकटें 2000 से सस्ती आ रही थी, मेरी कार 5000 रुपए में पड़ रही थी। तो आप जब इसके सोल्यूशन है, उन्होंने दिया सोल्यूशन, उन्होंने मुझे एक हेलमेट दिया सीट के रूप में जिसको लगाया, एक मास्क दिया, मैं अपने घर से मास्क लेके गया था। एयरपोर्ट पे गए, आपने अपने मोबाइल से ही सारी वो सब की, तो एक मिनट रुकिए लग्जरी बता रहे हो बच्चों को, अरे भाई सुविधाएं दो, बच्चों को प्रिकॉशनरी मेजर्स दो, समय पर आप प्लानिंग करते हैं, आज चिंता देश के सामने न खड़ी होती। आप आपके अंदर आप अगर बुद्धि से विवेक से काम किया होता है तो बहुत पहले आप प्लानिंग करते। जब 200 पेशेंट थे देश के अंदर, आप उसी समय एग्जाम करवा लेते। ठीक है, 30 लाख पेशेंट हो गए। गोया जी जवाब ले लीजिए। जवाहर जी देखिए, बच्चों पर आ जाइए। अगर वो 25 से संख्या 12 की गई है एक रूम की, तो मुझे लगता है जो भी WHO की गाइडलाइन होगी या जो भी देश के जो सब लोग इस विषय पे सोचते हैं, उन्होंने ध्यान रखा होगा कि शारीरिक दूरी इतनी होनी चाहिए। तो उन्होंने 25 के, फिर तो कल को मेरे मित्र ये कुतर्क भी दे सकते हैं कि एक टीचर जाएगा और उसके बच्चे को घर में बैठा के वहीं परीक्षा लेगा। अब ये कह सकते हैं क्या इस देश में 35 लाख भी टीचर नहीं है? तो टीचर को वो जाके वहां उसके घर में जाके आंसर शीट लेके आते। तो मुझे लगता है कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जब प्रत्येक व्यक्ति इधर से उधर जा रहा है, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं राजनीतिक कार्यक्रमों में गतिविधियों में सहभाग कर रहा हूं, मेरे मित्र कर रहे हैं। अभय चौटाला जी 2 बार बड़ौदा जा चुके, पब्लिक मीटिंग में उनके आसपास कंधे से कंधे मिलाकर लगे हुए फोटो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो मुझे लगता है हमें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि ये लगे कि राजनीतिक लोगों की करनी और कथनी में अंतर होता है। समाचार पत्रों में अभय चौटाला कंधे से कंधे मिलाकर लोग खड़े होते हैं और यहाँ टीवी पे भाषण देने से आपका दोहरा चरित्र नजर आता है, तो एक्सपोज मत हुई। ठीक है, तो आपका चलिए बालमुकुंद जी, देखिए जो नियम सबके लिए हैं वो सबके लिए है। भाई NSUI के भी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी तो इसी देश के नागरिक है ना। अब जिस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं वही गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप ही लोग नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, उनको पालन करना चाहिए। देखिए ये मस्ट है, बहुत जरूरी है, जीवन कीमती है। अगर कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करे, सरकार को जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो करनी चाहिए। और हम अपने बच्चों को बिल्कुल दिशा निर्देश भी देंगे, उनको समझाए भी, वो बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ। जीवन कीमती है, हो सकता है उनसे इस तरीके की गलतियां हुई हो और होता भी है। अब ये हम जिस तरीके से इतने हमारे राजनेता जो मुख्यमंत्री जी बाकी लोग पॉजिटिव आए हैं, वो भीड़ भाड़ में गए हैं तभी तो ऐसा हुआ। अब जैसे सर पूरी की पूरी सरकार बड़ौदा में है और वो जितने लोग बड़ौदा जाते हैं सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। कृषि मंत्री जी वहां के प्रभारी वो भी पॉजिटिव है, भाटिया जी वहां के पहले प्रभारी थे वो भी पॉजिटिव है। एक बड़ौदा चुनाव में लेकर के आपकी सरकार पॉजिटिव हो चुकी है, तो सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। हम तो अपने बच्चों को भी कहते हैं, लेकिन आप ये आंकड़े देखिए, जितने लोग बड़ौदा इलेक्शन में बीजेपी के गए सारे पॉजिटिव हैं। इनको बड़ौदा चुनाव कुछ दिखता ही नहीं। अरे टॉपिक पे बात कर लो भाई, मेरे टॉपिक पे बात कर। कोविड से हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, ये हमारे बच्चों को तो शिक्षा दे देंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखें ना, ये तो बड़े हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं को ध्यान रखना हो, इसीलिए इन्हीं से ही सवाल हो रहे हैं। लेकिन एक आखिरी कमेंट, राज नेहरू जी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी बात कर रहे थे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर
ध्यान देना चाहिए। हमारे स्टेट को अगर हम देखें 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर हैं, लेकिन अगर स्कूल कॉलेजेस आप देखोगे तो 20 टाइम्स मल्टीप्लायर है इसका। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेफ और सिक्योर बनाना है, जिसमें एग्ज़ाम अगर कंडक्ट भी करने हैं, मान लीजिए, तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जो प्रॉपर सेफ्टी के गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। मैं एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि एक पॉसिबिलिटी और है जिसको हम फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम में मान लीजिए आपने 1 महीने का प्रावधान डिसाइड कर लिया और उस 1 महीने के अंदर समय और टाइम आप डिसाइड कर लें, बच्चा डिसाइड कर सकता है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चीजों को डिसाइड किया जा सकता है। ये भी एक नॉवल तरीका होगा और मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटीज या स्टेट इसके ऊपर ध्यान दे तो फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम में हम इनोवेट करके उस प्रकार से बच्चों के एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। साथ ही एग्जामिनेशन के प्रोसेस में भी, मतलब आजकल ओपन बुक एग्जामिनेशन का भी एक प्रावधान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपन बुक के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है कि वो ओपन बुक के एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इतना सारा पड़ा हुआ है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर उसको शिफ्ट्स के अंदर डिफाइन किया जाए और एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन को लेसर पीरियड में लिया जाए, यानी जहाँ 3 घंटे का एग्जाम होता है उसको 50% कट करके 1.5 आवर का एग्जाम किया जाए, तो आप बहुत सारे साइकिल्स में बहुत सारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेव आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्रेडिबिलिटी, स्टैंडर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन बराबर मेंटेन कर सकते हैं। आयुष जी, ठीक है, चलिए राज जी, अब इसी के साथ में समाप्त करना होगा। संदीप जी, मैं बहुत माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर के जो राजनीति है वो अपनी तरफ, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को करनी होगी, ताकि ये जो चर्चा इस समय चल रही है उस पर विराम लग सके। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।